उत्तराखंड के जोशीमठ में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, पहाड़ों का दरकना जारी है। इस बीच सरकार लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। हालांकि वहां बसे लोग अपना आशियाना उजड़ने और बिखरने से टूट चुके हैं। इन लोगों की आंखों में भविष्य को लेकर चिंताएं साफ नजर आ रही हैं। किसी को अपने स्टार्टअप के शुरू होने से पहले ही खत्म होने का डर है, किसी को अपनी जीवन भर की कमाई छिन जाने का खतरा सता रहा है। और देखिए जोशीमठ पर जो सबसे बड़ा संकट आया हुआ है, इस पर बड़ी खबर क्या आ रही इस वक्त की। जोशीमठ मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई संभव है। सीजेआई के सामने 10:30 बजे वकील मेंशनिंग कर सकते हैं। शंकराचार्य अभिबुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दरअसल याचिका को दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। एनटीपीसी और बीआरओ को राहत कार्यों में मदद के लिए आदेश देने के लिए भी कहा गया है। मांग की गई इस याचिका के जरिए तो आज 10:30 बजे इसे सुनवाई के लिए मेंशन किया जा सकता है। बहुत जल्द सुनवाई की जो मांग है वो जोशीमठ मामले में की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। और अब ताजा जानकारी ये कि 600 से ज्यादा मकानों में ये दरार सामने आ गई है। तो देखिए जोशीमठ में जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो दरअसल किस वजह से हुई है, इसको लेकर भी अब एक नई बहस छिड़ गई है। ये भी बताया गया है कि एनटीपीसी का जो तपोवन प्रोजेक्ट है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। हालांकि इस पर अभी बहुत विस्तार से शोध होना बाकी है। एनटीपीसी ने नोटिस जारी करके काम तो फिलहाल रुकवा दिया है और यहां से बड़े स्तर पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, यहां से सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है। लेकिन इस बीच जो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं वो टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। लोगों के दर्द की कहानी, विस्थापन की कहानी, एक नए संकट की कहानी, एक प्राकृतिक आपदा के डर की कहानी। तो जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने सीएम से पूछा है कितने लोग प्रभावित, इस मामले में जानकारी ली है। धामी ने बताया कि पीएम ने कई तरह के प्रश्न पूछे, जैसे कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितना नुकसान हुआ है, लोगों के विस्थापन के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है। और बातचीत दोनों के बीच क्या हुई ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूछा कितने लोग प्रभावित हैं, कितना नुकसान हुआ है इससे। ये सारे सवाल धामी से पूछे, सीएम से पूछे, विस्थापन के लिए क्या कर रहे हैं, जोशीमठ बचाने के लिए हर संभव मदद का भी भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और हमारे संवाददाता विपिन चौबे लगातार जोशीमठ से बने हुए हैं, जोशीमठ से एक एक रिपोर्ट सामने रख रहे हैं। इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, क्योंकि सरकार गंभीर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकता है, जल्द इसके आसार नजर आ रहे हैं। विपिन, इस बीच वहां पर हालात, ताजा हालात कैसे हैं, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए जोशीमठ के हालात बहुत नाजुक हैं। लगातार जो जमीन में दरारें हैं वो बढ़ती जा रही है, मकानों को झुकने का सिलसिला जारी है और लोग डरे सहमे। 600 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो अपने मकान छोड़कर जा चुके हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में, तहसील में, इंटर कॉलेजेस में, गुरुद्वारों में शरण लिए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितने दिन तक वहां वो रहेंगे। सरकार अपनी तरफ से सर्वे करा रही है, लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश और लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुदरत का ये बड़ा सितम है और लोग इसके लिए कुदरत से ज्यादा सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सरकार ने ही एनटीपीसी, जेपी समेत तमाम परियोजनाओं को यहां पर लाई और उसकी वजह से लोगों को मानना है कि जोशीमठ अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। और पूरे जोशीमठ पर संकट बढ़ रहा है, क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ जो जमीन में दरारों के पड़ने का सिलसिला है वो बढ़ रहा है और दरारें बढ़ती जा रही हैं। विपिन, आपकी कई रिपोर्ट्स हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। आपने परिवार के मुखिया लोगों से सबसे बात की है। पुनर्वास एक सबसे बड़ा सवाल है, उसकी आखिर हकीकत क्या है? क्योंकि सरकार हालात को मॉनिटर कर रही है, लेकिन कैसे चिन्हित किया जा रहा है, कैसे लोगों को रिहैब करने की या रीस्टैब्लिश करने के लिए कहां पहुंचाया जा रहा है? इसीलिए मैंने सीधा सवाल किया, पुनर्वास की आखिर हकीकत इस वक्त है क्या?
देखिए, जिसके पास जो था सरकार एज इट इज वापस नहीं कर सकती, ये एक हार्श रियलिटी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों ने 50 साल में ईंट, मिट्टी, पत्थर जोड़ जोड़ के मकान बनाए हैं और उसका 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है पहाड़ों में। सरकार ये कह रही है कि हम आपको पुनर्वास करेंगे, लेकिन पुनर्वास का पैमाना क्या होगा? क्या जो बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट है सरकार वो देगी, जमीन उनको देगी, दोबारा विस्थापित कराएगी, कहां उनको विस्थापन के लिए ले जाया जाएगा, कहां पुनर्वास उनका किया जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं। ये जवाब सरकार के पास भी नहीं है। सरकार कह रही है कि हम पुनर्वास करेंगे, लेकिन पुनर्वास का पैमाना क्या होगा? जिनके मकान गए हैं उनको क्या कॉस्ट आप देंगे, किस हिसाब से देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है और लोग इसीलिए बहुत ज्यादा व्यथित हैं कि हम सही बात है, बहुत चिंताजनक सिचुएशन है और इस हालात पर कैसे काबू पाया जाएगा, आने वाले वक्त में इन लोगों का क्या होगा, कैसे उनके नुकसान की भरपाई होगी, निश्चित तौर पर विपिन बहुत बड़े सवाल हैं ये। वहीं जोशीमठ पर 7 एक्सपर्ट संस्थाओं की एक कमेटी बना दी गई है। ये इस वक्त की एक ताजा खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने क्या कहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि हालात को स्टडी कर हमें रिपोर्ट दीजिए। दरअसल जोशीमठ के हालात पर कल पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। पीएमओ ने लोगों को जल्द सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। लैंडस्लाइड की वजह जानने के लिए आज केंद्र से एक एक्सपर्ट की टीम भी जोशीमठ जाएगी। वैज्ञानिक लैंडस्लाइड रोकने के उपायों का पता लगाने में जुटे हैं। पीएमओ के सेक्रेटरी जनरल पीके मिश्रा, कैबिनेट सेक्रेटरी, एनडीएमए के सदस्य इस मीटिंग में शामिल रहे। जोशीमठ के प्रशासनिक अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा थे। मीटिंग के बाद उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सीएम के सचिव ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। तो आप देखिए, 7 कुल मिलाकर ऐसी संस्थाएं जिनको चिन्हित किया गया। जोशीमठ को बचाना है हर हाल में। कौन कौन से संस्थान, उनका क्या काम होगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में लगातार पानी का जो रिसाव हो रहा है इसकी जांच करने का जिम्मा दिया गया है। वो पानी के मूल स्रोत का पता लगाएंगे कि आखिर इतना बहाव कहां से रहा है। इसके बाद आईआईटी रुड़की, जोशीमठ शहर की क्षमता कितनी है, यहां कितने लोग रह सकते हैं, इसका अध्ययन आईआईटी रुड़की की रिसर्च टीम यहां पर करेगी। तो आप देखिए नींव की रेट्रो फिनिशिंग, और इसके साथ ही आप देखिए हिमालय भूविज्ञान संस्थान का काम क्या होगा, फिजिकल स्टडी को करना, जोशीमठ शहर में मिट्टी की पकड़ कैसी है, भूरक्षण को जानने के लिए यह काम हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पास रखा गया है। इसके साथ साथ सीबीआरआई के पास क्या है, प्रभावितों के लिए स्थायी शिविर कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे उन्हें परमानेंट शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो हमने आपको बताया कुल मिलाकर ये वो संस्थान है, ये वो संस्थाएं जिनको जिम्मा दिया गया है। इससे पहले जो कल बैठक हुई थी, प्रधान सचिव ने खुद इस बैठक को, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की थी और इस बैठक में पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और आज एनडीएमए की टीम पहुंच भी रही है जोशीमठ। और बर्बादी की तस्वीरों ने जोशीमठ के स्थानीय लोगों और कारोबारियों को परेशान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। खिसकती जमीन, दरकते मकान और टूटते सपने, ऐसी ही कहानी लेकर आज हम आपके पास आए हैं जोशीमठ से, क्योंकि यहां पर युवा जो यहां से माइग्रेट करते हैं, बाहर को जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर नौकरी रोजगार के लिए। अब कुछ ऐसा ट्रेंड भी शुरू हुआ था हाल फिलहाल में कि युवा शहरों से वापस आ रहे थे और अपना काम शुरू कर रहे थे, लेकिन इस त्रासदी ने तस्वीर बदल दी है और भारी नुकसान भी लोगों को सहना पड़ा है। हमारे साथ ऐसे ही एक यूथ है, उनसे बातचीत करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपका टोटल इस पूरे जो स्टार्टअप को शुरू करने में आपका लग गया होगा? देखिए, लगभग 20 लाख की तो ये सिर्फ मशीन है, मेरी 4 मशीन, और उसके अलावा मैंने 3.5 लाख का मैंने सरकारी जो ट्रांसफार्मर लगता है वो लगवाया। 1.5 लाख का मैं पैनल लेके आया जो बिजली को कंट्रोल करना था। उसके अलावा तार वगैरह, तो लगभग 7 लाख मेरे बिजली वाले काम पे लगे। नुकसान क्या हुआ वो दिखाइए। चलिए, आप यहाँ से नीचे झांकेंगे तो इसके ठीक आप बेस पे देखिएगा कि कितनी लंबी और चौड़ी दरारें हैं। लगभग 1.5 से 2 फीट की दरार हो गई है अंदर की तरफ थोड़ा, और आप देखेंगे कि दरारें। चलिए नीचे चल के ही तस्वीर देखते हैं किस तरह से इसका पूरा का पूरा फाउंडेशन जो है डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो आपने पूरा लॉन्ड्री सिस्टम लगाया था उसका ये फाउंडेशन है, जहाँ पर इतनी बड़ी दरारें पड़ी हैं कि ये इसका बेस ही पूरा हिल गया है। ये तो अपने जगह से ही हट गया है पूरा का पूरा। कहाँ जाएंगे आगे कुछ समझ में ही नहीं है कि सरकार करेगी क्या हमारे लिए। देखिए, अभी तो आप बहुत युवा हैं,
अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कितना आपने लोन ले लिया है अब तक पूरा ये बिजनेस सेटअप अपना करने में? देखिए, होटल लगाने के बाद, कुछ देने के बाद, लगभग अभी जो मेरा करंट में लोन है वो लगभग 28 से 30 लाख के पास में मेरा लोन अभी बाकी है। बाकी जो पुराने थे वो काम करते रहे, चुकाते रहे, अपनी तरफ से पूरा करते रहे और चीज़ों को जोड़ते रहे। इसमें से कई पैसा तो अपना भी लगा कि आया है तो भाई रख के क्या करेंगे। जिस तरह से नुकसान हो रहा है, अब आप कैसे देखते हैं भविष्य को? आगे क्या देखते हैं आप फ्यूचर में अपने? जोशीमठ का तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये पूरा एरिया जिस हिसाब से बैठ रहा है, शायद सुनने में ये आया था कि शायद एक आध दिन के अंदर इस वाले एरिया को शायद खाली करने के लिए बोलते हैं। हमारे घरों में दरार है। मैं बच्चों को बाहर भेज चुका हूँ कि कोई तो बचे। मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सब उनके पास पकड़ा चुका हूँ कि कुछ तो करो। आराम से। फिर क्या आगे आपको लग रहा है? कि मेरे बेटे का नोट है मेरे लिए, पापा आप खाना 7 साल का बेटा है, कहता है कि आप। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सोना अलग। सोना, वो उसको मैंने ये कहा था कि लॉन्ड्री मेरी सेफ है। वो बोला कि पापा लॉन्ड्री में सो जाना। किसको बताएंगे हमें? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा, मतलब सरकार से ऐसा नहीं है कि मुझे ही दो या वो करो, लेकिन जोशीमठ के लिए सोचो। हम आए हैं, कुछ करने आए थे और अच्छे से कुछ करना चाह रहे हैं। लोगों में डर है और आक्रोश भी है, लेकिन हमारे संवाददाता जब जब लोगों से बात कर रहे हैं, लोग भावुक हो रहे हैं क्योंकि उनका डर अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, कुछ दुकानदार मुझे बताया गया आपके साथ हैं, सीधे उनसे बात करिए। हम जानना चाहते हैं इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है, कैसे सवाल हैं, ताकि इसी माध्यम से सरकार और प्रशासन तक वो सवाल पहुंचे और उनकी बात सुनी जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। सामने एक अस्पताल हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। पूरा का पूरा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, इसमें भी दरारें पड़ी हैं और ये भी खतरनाक स्थिति में है इस वक्त। और हमारे साथ यहीं के स्थानीय लोग हैं। देखिए, इतना बड़ा संकट जो है जोशीमठ पर आ गया है। क्या सवाल हैं आप लोगों के मन में जो सरकार से, प्रशासन से आप करना चाहते हैं, क्योंकि एक अस्तित्व पर खतरे की बात है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्तित्व पर खतरे की बात तो आ ही गई है और हो गई है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी हैं और शासन भी जिम्मेदार है। कि मिश्रा एक की रिपोर्ट का हवाला आज सब दे रहे हैं, जितने आंदोलन कर रहे हैं सब दे रहे हैं। सबने तीसरी चौथी मंजिल बिल्डिंगें खड़ी कर रखी है। मिश्रा आई की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आप यहाँ से एक पत्थर भी नहीं निकालेंगे, आप मिट्टी नहीं खोदेंगे, आप ब्लास्ट नहीं करेंगे। लोगों ने बड़े बड़े मकान ब्लास्ट करके बनाए हैं। अब आज सड़कों पर हम अपने करने का फल भुगत रहे हैं। शासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है। मेरी आपके TV 9 भारत के माध्यम से शासन से अपेक्षा है कि आप एक सिविल कमेटी भी बनाई जाए, जो लोगों की समस्या है आपके साथ मिलके सुने, जहाँ पे झूठा है वो आपको बताएं। ये लोग छूटे हैं, इनको ये राहत नहीं मिली है, इनको ये इनको रहने के लिए जगह नहीं मिली है, तो एक सिविल कमेटी का भी गठन किया जाए। तो देखिए, लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये भी कहना है कि शासन प्रशासन के साथ साथ ऐसे लोग जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन करते हैं, तमाम मानकों की अनदेखी करते हुए और डेवलपमेंटल वर्क्स में लगे रहते हैं, उसमें भी वो भी लोग उतने ही जिम्मेदार हैं। और आज जिन कमेटियों के रिपोर्ट की बात की जा रही है वो लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल अभिजीत, वो तमाम कमेटियां, चाहे 1976 की मिश्रा कमीशन हो या फिर उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स आई, इन सब में संकट का जिक्र था कि कभी भी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साफ नजरअंदाज किया और आज ये झेलने को मिल रहा है। विपिन का सीधे रुख करता है। विपिन, ये बात साफ समझ में आ रही है कि जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो अब आंसुओं के तौर पर सामने आ रही है। लोग अब सिर्फ आंसुओं के साथ अपनी बात को बयां करने के लिए मजबूर है। क्या हो रहा है, कैसे मदद पहुंचाई जाएगी, क्या कोई रूपरेखा तैयार हो रही है? खबर यह है कि आज एनडीएमए की टीम भी पहुंच जाएगी। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार जोशीमठ में जो हालात हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा लगातार यहां के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और पूरी रूपरेखा, यानी नुकसान और लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए या लोगों को राहत कैसे दी जाए, इसके बारे में पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन अभी सब कुछ कागजों पर है, किसी को कुछ मिला नहीं है। लोग हैरान परेशान हैं और लोगों के मन में सवाल बहुत ज्यादा है कि अब होगा क्या,
क्या जो हमारा नुकसान हुआ है उतना सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी? इसीलिए जैसे ही जिस शख्स के घरों में दरारें आई हैं, दीवारें फट गई हैं, जमीन फट गई, जब उनसे बात करिए तो उनकी आंखें छलक पड़ती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदगी भर की गाड़ी कमाई के साथ अब वो जाएंगे कहां? वो घर दोबारा नहीं, उस घर में दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि उस घर से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे सवाल आसमान में यहां पर तैर रहे हैं जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार यहां पर सर्वे करवा रही है, खुद पुष्कर सिंह धामी यहां पर आके दौरे कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है जो जोशीमठ के लोगों को इंतजार है। लेकिन अभी भी सवाल वही कि जोशीमठ का होगा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिम्मेदार कौन, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन दरारों से पटे घरों में रह रहे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर हमारी नजर है। गढ़वाल के आयुक्त के मुताबिक 610 मकानों में दरारें आई हैं। 13 परिवारों को कल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बड़ी दरार वाले मकान में रह रहे परिवारों को बचाया गया। अस्थायी राहत केंद्रों में अब तक 68 परिवार पहुंचे हैं। 82 और परिवारों को अस्थायी राहत केंद्र में पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, राहत और बचाव के काम में भी तेजी आई है। गढ़वाल के आयुक्त के मुताबिक 610 मकानों में यहां पर दरार आई है। 13 परिवारों को कल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो उन मकानों पर जिन पर जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना इस वक्त प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। जेके बंसल हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीएमए के मेंबर रह चुके हैं। बंसल साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। इस वक्त जो हालात हैं जोशीमठ और आसपास के इलाकों के, उसमें आपको क्या लगता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए जिनकी जान पर खतरा है, जिनके घरों पर खतरा है? ये बहुत बड़ी चुनौती है और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को एकदम वहाँ पे जो ले जाया जाए, जिनके पास में सारी सुविधाएं होती हैं, और उस एरिया से जहाँ पे खतरा है निकाल करके जो सुरक्षित स्थान पर ले जाना सबसे बड़ी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता अभी जो भी स्थिति है। तो इसलिए जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, वो ट्रेंड है इसमें, और वो जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करके उनके पास में सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो हमने उसमें ये नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाया था, और वो ले जा करके उनके पास भोजन का भी सामान है, उनके पास टैंक्स हैं, उनके पास इवैक्यूएशन के सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो ये अभी बहुत इसका इवैक्यूएशन करना बहुत आवश्यक है। बंसल सर, लेकिन ये समझना चाहते हैं कि आखिर इसे एग्जीक्यूट किया कैसे जाता है, कैसे चिन्हित किया जाता है, किस तरीके से ये देखा जाता है कि किस स्तर तक हम लोगों तक पहुंच पाएंगे? आप इस इलाके को जितना समझते हैं उस लिहाज से बताएं, प्रायोरिटीज कैसे सेट की जाएंगी? अभी प्रायोरिटी तो सेट इस तरह से की जाएंगी जहां पर एकदम इर्रेपरेबल डैमेज है, और उस चीज को जो दरार फट रही हैं, जो घर गिरने वाले हैं, या जहाँ पे इमिनेंट है एकदम खतरा जो बिल्कुल होने वाला है, वहाँ पर जाकर के, और वहाँ पे जाना भी बहुत एक खतरे वाली बात है। लेकिन जो हमारे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जो रेस्क्यू वर्कर हैं वो इसमें ट्रेंड हैं, जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के लोग हैं वो ट्रेंड हैं, और उसमें ये मशीनरी को लगा करके एक सुरक्षित स्थान पर कैंप बनाकर, वहाँ पर टेंट लगाकर सब सुविधाएं क्रिएट करने के बाद में ये इवैक्यूएट। बंसल साहब, पहाड़ों के इस तरह से दरकने का, टूटने का, खासकर जो हिमालयन रेंज है उसकी बात करें, ऐसा कोई पहले वाकया है, ऐसा कोई अनुभव है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने, आप लोगों के सामने कोई ऐसा अनुभव है जहां इस तरह का मामला आया हो फिर रेस्क्यू चलाया गया हो? देखिए, जो बेसिकली कोई पहाड़ों का जो एक उसमें सिक्किम में जब हुआ था, तो उस समय ऑफ कोर्स ये एक तरह से अर्थक्वेक आया था, तो उस समय भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो जोशीमठ की एक तो संरचना ऐसी है, उनकी जो बिल्कुल बंसल साहब, ये जो जोशीमठ की संरचना है और जो संकट इस वक्त जोशीमठ पर आया और कैसे रेस्क्यू चलाया जाएगा, इस पर आपसे हम लगातार समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए और समझिए कि जोशीमठ के जेपी कॉलोनी इलाके में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। विपिन चौबे हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरह से सड़कों से लेकर, पहाड़ों से लेकर
इसके अलावा मकानों से लेकर होटल्स में दरारें आई हैं। इसके अलावा एक और जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा हैरान करती है। अचानक से जोशीमठ के अलग इलाकों में पानी का एक ऐसा सोर्स जमीन से निकला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पानी का सोर्स पूरे जोशीमठ के लिए खतरे की घंटी है। आपको हम इस वक्त जेपी कॉलोनी के ठीक बाहर खड़े हैं और जेपी कॉलोनी के ठीक बाहर अंदर से ये आता हुआ मटमैला पानी एक तरफ इशारा कर रहा है, क्या ये बड़े खतरे की आहट है? क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्स जो है वो इस तरह का वाटर सोर्स कहीं नहीं कि जमीन से पानी निकल रहा हो, और दूसरी चीज जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ों से ये लगातार मटमैला पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी कहाँ को जा रहा है? क्योंकि ये मटमैला पानी जहाँ जा रहा है वहाँ मिट्टी का कटान करता हुआ जाएगा, और जहाँ जहाँ मिट्टी का कटान होगा वहाँ वहाँ सड़कों के फटने से लेकर घरों में दरारों से लेकर तमाम तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। आप देखिए ये मटमैला पानी यहाँ से निकल रहा है और ये जहाँ जहाँ जाएगा अपना रास्ता बनाता हुआ जाएगा, और इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और आप देखिए जहाँ जहाँ भूधसाव हो रहा है, किस तरह से मिट्टी दरकती जा रही है, और दरकती हुई मिट्टी की वजह से जो पक्का कंस्ट्रक्शन है वो भी टूट रहा है, और इन तरह के घरों पे, इन तरह के ऑफिसेस पे खतरा मंडरा रहा है। अभिजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, कुछ और लोगों से वहां पर बातचीत करिए। स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे ऐसी स्थिति को निपटने के लिए प्रशासन कैसे उनसे संपर्क करता है, क्या कोशिशें की जाती है जब अगर इस तरीके के हालात आते हैं या किसी तरह की नेचुरल कैलामिटी यहां पर होती है तो? जी, कई वार्डों को यहाँ पर खतरनाक घोषित कर दिया गया है रहने के लिए, और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लगातार उनको कहा जा रहा है कि अपने घरों को खाली करके शिफ्ट कर जाएं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग भी हैं, कुछ उनसे ही बात करेंगे। देखिए जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था कर रही है लोगों की, आपको लगता है कि इतना काफ़ी है लोगों को अपने घरों से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करना, या फिर और भी कुछ करने की ज़रूरत है? सरकार ने अभी तक जितने भी डेंजर जोन घोषित किए हैं तो वहाँ पे सरकार ने क्रॉस लगा के उन लोगों को तो कह दिया है कि यहाँ पर से आप चले जाइए, लेकिन जो सुरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी लोग बिना डर के रह रहे हैं, क्या वे सुरक्षित हैं या नहीं, गवर्नमेंट इसका सुनिश्चित करे। और लोगों को जो ये भय फैल रहा है कि यह ज़मीन भी कहीं आने वाले भविष्य में खिसक ना जाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब जो जनता में एक माहौल है इस भय का, तो ये इससे दूर हो जाए, और वैज्ञानिक ये ज़मीनी परीक्षण करके ये डिक्लेयर कर दें कि भाई जोशीमठ की जनता का जो ग्रीन जोन है वो कहाँ पर है, ताकि वो निश्चिंत रूप से यहाँ पे रह सके। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। क्या है अभिजीत, हमारे संवाददाता और विपिन चौबे लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। 1936 का वो दौर याद कीजिए जब जोशीमठ में दरारें आ गई थी, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 1936 की ये तस्वीरें, आजादी से पहले कुछ ऐसा ही हुआ था जोशीमठ में, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद जो पहला सवाल जहन में आता है वो ये कि आखिर हम कब सीख लेंगे। एक बार फिर जोशीमठ में घरों में दरारें आ रही हैं, और बड़ी बड़ी दरारें जिन घरों में पड़ गई है वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वार्ड्स के वार्ड्स खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं। एक बार फिर ऐसा ही आलम है। 1936 की जोशीमठ की ही ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और अब एक बार फिर 2022 में कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाना। एक तरफ ये पुरानी तस्वीर आप देखिए 1936 की तस्वीरें, और दूसरी तरफ अभी की तस्वीरें, आज की तस्वीरें, 2022 की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां जमीन फट गई, घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, लोगों के हौसले टूटते नजर आ रहे हैं, लोग चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार जोशीमठ में ही मौजूद हैं, लोगों की परेशानियों से आपको करा रहे हैं वाकिफ। विपिन, 1936 में भी ऐसा हुआ, 2022 के आज जो हालात हैं उससे पहले कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, कई पर्यावरणविदों ने सवाल उठाए इस डेवलपमेंट पर कि आखिर हम विकास की कीमत किस हद तक चुकाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ, किसकी नाकामी है ये, क्या लगता है?
सीधे तौर पर सरकार की नाकामी और एक दृश्य मैं आपको दिखाता चलूं जो इस वक्त जोशीमठ में बहुत चर्चा में है। हम जहां पर खड़े हैं समीर, ये भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास स्थान है और यहां बद्री विशाल भगवान रहते हैं, भगवान नरसिंह का यह मंदिर है और इसके ऊपर ठीक देखिए पूरा जोशीमठ बसा हुआ है। बार बार कुदरत ने यह संकेत दिया है कि मुझसे खिलवाड़ करोगे तो हम सब कुछ निस्तेनाबूद कर देंगे और उसकी तस्वीर देखिए पूरा जोशीमठ कैसे बसा हुआ है। और यहां पर जो कुदरत बार बार अलार्मिंग सिचुएशन आपको दे रही है कि मुझे समझो, और वैज्ञानिकों से लेकर सबकी जो राय है उसको दरकिनार किया गया। यही वजह है कि इतिहास के सबसे बड़े संकट से आज की तारीख में जोशीमठ जूझ रहा है और पूरे का पूरा जोशीमठ जो इस वक्त आपको कैमरे पर नजर आ रहा है, इस पूरे जोशीमठ पे संकट बरकरार है। विपिन, एक चीज ये भी बताइए कि जोशीमठ का कौन सा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है? देखिए, अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक बात करें तो वहां आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी है, नीचे होटल्स भी बहुत सारे हैं और दूसरे उससे नीचे भी बहुत सारी आबादी है। कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां से लोगों को हटाया जा रहा है? ग्रामीण इलाके भी हैं जोशीमठ में। देखिए, चाहे जोशीमठ का शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाके हो, जेपी कॉलोनी हो, इसके अलावा एनटीपीसी वाली कॉलोनीज हो, संघधारा हो, ऐसी तमाम कॉलोनीज, मारवाड़ी गांव हो, ऐसे तमाम कॉलोनीज है, ऐसे तमाम गांव है, शहरी इलाके हैं जो इसकी चपेट में आए। कोई स्पेसिफिक एक एरिया नहीं है रवि। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दृश्य दिखाया वो इसीलिए दिखाया कि ये संकट पूरे जोशीमठ पर है। ये कोई ना जाने कि मारवाड़ी गांव में है तो संघधारा में नहीं होगा, जोशीमठ शहर में है तो जेपी कॉलोनी में नहीं होगा, पूरे जोशीमठ पे संकट। बिल्कुल विपिन, तो ये बात समझ में आ रही है कि अब जो हालात हैं वो तमाम वार्ड्स में ही अब एक जैसे बदस्तूर हालात नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आप देखिए, आपदा प्रबंधन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और इसमें जोशीमठ नगर पालिका को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत सरकार से 2 टीम जल शक्ति की तरफ से एक हाई टीम आई हुई है, हाई लेवल टीम, और एक बॉर्डर प्रबंधन की टीम भी यहां पर पहुंच रही है। जोशीमठ के नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य पर हमने रोक लगा दी है। जो भी लोग स्थायी रूप से विस्थापित किए गए उन्हें ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। जेके बंसल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए पूर्व एनडीएमए सदस्य हैं। बंसल साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से इन हालातों में लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, कैसे उन्हें शिफ्ट किया जाता है, लेकिन सर जैसा कि हमारे संवाददाता विपिन भी बता रहे हैं, हालात वहां पर यह है कि एक हफ्ते पहले अगर 500 घरों में दरारें आई तो अब 600 से ज्यादा घर हो गए। ये लगातार दायरा फैलता जा रहा है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा रेस्क्यू करने के लिए, चिन्हित करने के लिए कि कैसे पूरा ये शिफ्टिंग का काम किया जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है और जब ये दरारें आई थी उसी समय इसका समाधान होना चाहिए था। जैसे बताया कि 1926 में भी वहां प्रॉब्लम हुई थी। कुछ लोगों की एक तो परवाह नहीं करते और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखता। 2013 में मैंने शिमला में जाके विजिट किया था जब मैं एनडीएमए मेंबर था और हमने एक मॉक ड्रिल भी की थी। तो मैंने ये बताया था कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रहा है ये बहुत खतरनाक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को, मैंने उनके सामने ये बात रखी भी थी जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि खतरा नहीं लेना है और अभी कोई भी वैज्ञानिक का बताना ये कि कौन सा जगह सुरक्षित है, क्या होने वाला, बहुत डिफिकल्ट है। इस स्थिति में तो वहां से सभी लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, सब घरों को खाली करके पुनर्निरीक्षण हो। लेकिन सवाल यही है, लगभग 20,000 की अगर आबादी यहाँ पर है, ऐसे में कैसे चिन्हित किया जाएगा? अलग अलग स्तर पर टीम्स काम करती है, जाहिर सी बात है सब में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। मेरा सवाल इसलिए आबादी के लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि जब जब बारिश का मौसम होता है, आपदा आती है, हम देखते हैं ज्यादातर जितनी आबादी उससे ज्यादा तो वहां पर सैनिकों की तैनाती कर दी जाती है। ऐसे में सबका कोऑर्डिनेशन अलग अलग स्तर पर टीमों का बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन तो ये जो एनडीएमए बना था और एनडीएमए में ये मॉक ड्रिल की जाती है और वहाँ सभी टीमों का कोऑर्डिनेशन करके एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बन जाता है जिसमें कि कोऑर्डिनेशन मिलिट्री के साथ भी या कोई हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। अच्छा। उसकी सबका कोऑर्डिनेशन का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और ये मॉक ड्रिल के द्वारा स्थापित जो सब चीजें हैं जिसमें कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इवैक्यूएशन का काम बड़ी तेजी से और लेकिन बंसल साहब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आमतौर पर जब किसी एक इलाके पर खतरा मंडराता है तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जोशीमठ जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर आप बता सकें?
ये एक जो सेफ जगह जितनी भी क्लोजेस्ट हैं वहां पर, हाँ। वहां पर करने का, और अगर ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं तो तब ठीक है, नहीं तो अगर हेलीकॉप्टर का मदद लेना है तो वो करने के बाद में एक चिन्हित तो जगह करनी ही पड़ेगी कि क्लोजेस्ट जगह कौन सी है जो सेफ है। जो सेफ होने का बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आसपास में जहां ऑलरेडी आपदा है, जहां वहां ऑलरेडी लैंडस्लाइड है, उस जगह किया जाए और दोबारा वहां जाए तो कोई फायदा नहीं उससे। विपिन ये बताइए कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई इलाका क्या चिन्हित किया गया है क्या जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों की शिफ्टिंग होगी जोशीमठ से? देखिए, कई सारे जगह हैं ऐसे जहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। अलग अलग इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां उनको फिलहाल फौरी तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसा जगह नहीं है कि जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो। कहीं 100 घर हैं, कहीं 50 घर हैं, कहीं 25 घर हैं, ऐसे कर करके हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात समीर देखिए ये है कि ये जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और ये दरारें बढ़ती जा रही है। सभी वार्ड्स में ये हालात है कि दरारें अलग अलग घरों में नजर आ रही